जय हिंद। आइए अब हम लोग एक नए करेंट अफेयर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि डिजिटल लैंडिंग से संबंधित है। आरबीआई की वर्किंग ग्रुप के द्वारा जो है एक रिकमेंडेशन आया है कि एक लॉ, एक नियम, एक कानून ऐसा होना चाहिए जो कि डिजिटल लैंडिंग को रेगुलेट कर सके। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जिस प्रकार से भारत में डिजिटल लैंडिंग का कह सकते हैं कि प्रचलन बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसकी वृद्धि, इसकी अभिवृद्धि बहुत अधिक जो है रफ्तार से हो रही है। और इसको देखते हुए आरबीआई देखो जितने भी कह सकते हैं ना कि बैंकिंग प्रणाली से संबंधित कोई भी बैंक हो या मिनी बैंक हो, स्मॉल बैंक हो, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हो, इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करने का प्रयास करती है। या बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होते हैं जो कि स्टेट लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा उनकी निगरानी और उस पर रेगुलेशन की जाती है, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो चाहे मनी वगैरह, मनी पॉलिसी हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आरबीआई के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और फिर सरकार उस पॉलिसी पे नियम कानून को फ्रेम करती है। स्टैट क्लियर? ठीक उसी प्रकार जब से कह सकते हैं भारत का डिजिटलीकरण हुआ, यहाँ डिजिटल लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो है डिजिटल लैंडिंग की प्रणाली में कह सकते हैं 12 फोल्ड जो है ग्रोथ देखा गया है। और इसके साथ बहुत सारे इश्यूज भी हैं, बहुत सारे कंसर्न भी हैं, बहुत सारी चिंताएं भी हैं। तो इसको लेकर जो है आरबीआई के वर्किंग कमेटी का गठन किया जाता है और उनके द्वारा कुछ सुझाव आते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं, ठीक है। उसी के बारे में जानेंगे और क्या इश्यूज है और क्या जो है जो आरबीआई का रिकमेंडेशन आया है, इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, डिजिटल लैंडिंग जो है एट अ नेसेंट स्टेज है। नेसेंट स्टेज मतलब अभी ये शुरुआत हुआ है। नेसेंट मतलब होता है नवजात, शिशु, भी बच्चा है। एक प्रकार से पूरे के पूरे भारतवर्ष में इसका भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। ये तो चीज़ है, मतलब कह सकते हैं कि अभी इसके शुरुआती दौर में, तो अभी से ही रेगुलेशन लिया जाए तो इसका बहुत कह सकते हैं ना कि जितने भी कह सकते हैं अभी लैंडिंग हो रही है उस पर आने वाले भविष्य में इसको भी एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि रेगुलेशन में लाकर, आरबीआई के मॉनिटरिंग के अंतर्गत लाकर जो है इस व्यवस्था को, इस प्रणाली को इस प्रकार से विकसित किया जाए ताकि लोगों के जो कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे लोगों की जो मनी है या फिर मनी का जो ट्रांजैक्शन है वो फ्री एंड फेयर, इफिशिएंट हो सके और एक प्रकार से लोगों का एग्जॉर्बिटेंट वे में जो टैक्स वसूलने का प्रयास, एक टैक्स नहीं मतलब एग्जॉर्बिटेंट वे में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलने का प्रयास किया जाता है उससे बचा जा सके। देखिए, ये नेसेंट स्टेज में जरूर है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है ना, इसकी अभिवृद्धि, जैसे हमने कहा कि वो 12% 12 फोल्ड है, मतलब 12 गुना। और वो कब से? फ्रॉम 2017 टू 2020, मतलब इन 3 सालों में 2017 से 2020 तक इसकी जो ग्रोथ है यह 12 गुना तेजी से जो है बढ़ रहा है। तो इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यह कितना जो है अपना बृहद रूप से पैर पसारेगा, ठीक है, भारत के डिजिटल लैंडिंग और फिर कह सकते हैं मॉनेटरी फॉर्म में। एक प्रकार से इसका बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत में जैसे जैसे ये डिजिटल लिटरेसी, मोबाइल, इंटरनेट का पेनिट्रेशन अब गांव-गांव में फैल रहा है, रूरल इंडिया में फैल रहा है, तो ये भी अपना अपना कह सकते हैं कि एक प्रकार से डिजिटल लैंडिंग के माध्यम से यह लैंड करने का प्रयास करेगा और अधिक जो जितने भी फिनटेक कंपनी वगैरह हैं या फिर मोबाइल ऐप्स वगैरह हैं उसके माध्यम से जो है बहुत मुनाफा कमाने का प्रयास करेगा जनता से, कह सकते हैं इन फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड को अपनाकर। तो देखिए, इशू क्या है, इशू मेन क्या है, मतलब कंसर्न क्या है, आखिर क्यों कोई भी लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों आते हैं? रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट करना। कोई भी नियम कानून का मतलब ही होता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना या भविष्य में ऐसी कोई गलतियां ना करे इसके लिए भी उसे जागरूक करना, ठीक है। तो कंपनी का जो मोडस ऑपरेंडी है, मतलब जो काम करने का उसका जो तरीका है, कोई भी कंपनी जो डिजिटल लैंडिंग के माध्यम से जो कह सकते हैं लोगों में पैसा जो है लेंड करती है, कर्ज देती है, ठीक है। तो कंपनी जो है ल्योर कस्टमर स्मॉल लोन, देखो मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा लोन नहीं मिलता करोड़ का या लाख 2 लाख का, नहीं, इसमें आपको 10,000, 5,000, 15,000 इस प्रकार के छोटे छोटे जो है लोन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे लोन जो है मतलब छोटे छोटे आम जनता, हम और आप जैसे वो लोग जो है ना कि इस लोन के प्रति जो है अट्रैक्ट होते हैं,
चलो मतलब अब बैंक में जाओगे 10 या 15 हज़ार का लोन लेने के लिए, तो बैंक जनरली वो 2 लाख या फिर 10 लाख या 50 लाख करोड़ों में लोन देती है। तो उसमें जो है वो कोलेट्रल वगैरह मांगती है, आपके पूरा का पूरा बैंकिंग हिस्ट्री देखती है। तो इन तमाम चीज़ों को एक बार कह सकते हैं ना कि रिव्यू करती है, और उसके बाद आपको जो है लोन देती है। लेकिन इसमें क्या है ना कि 10 और 5 हज़ार की लेंडिंग जो करती है डिजिटल और फिनटेक कंपनियां, ये जो है आराम से बिना किसी कोलेट्रल का आपको तुरंत देती है, मतलब हैसल फ्री, मतलब बिना कोई रोक रोकावट का, बिना कोई मॉनिटरिंग, बिना आपका कोई फिनेंशियल हिस्ट्री जाने हुए आपको लेंड करती है। लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत हाई होता है, ठीक है। इसके कारण जो है तो जितने भी स्मॉल फार्म, मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे लोग होते हैं, चाहे छोटे किसान हो गए, हॉकर्स वगैरह हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मतलब छोटे छोटे ऐसे लोग जिनको कि मतलब एक दिन में जैसे कोई अगर रॉ मटेरियल 2-4 हज़ार की खरीदने तो 5 हज़ार का लोन ले लेता है, फिर जो है 1 महीना के अंदर उसे लौटा देना होता है। पेड बैक विद इन अ फ्यू वीक्स, और कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में उसे जो है लौटा देना होता है। साल तो खैर बहुत देर हो गया, मतलब कुछ महीनों में, मतलब अब एक 10,000 5,000 का लोन जो है आपको 1 महीना या 2 महीना, मतलब एक टाइम लिमिट करके दिया जाता है कि हम आपको इतने दिन में वापस कर देंगे, और उस 10,000 या 5,000 के लोन में ही हम 1 महीने में ही आपसे 500 लेंगे। मतलब अगर 10,000 आपको अभी हम दे रहे हैं तो आने वाले अगले महीने जब आप मुझे रिपे करेंगे तो 10,000 और 500, मतलब 1 महीना में 500 का प्रॉफिट। अब सोच सकते हैं कि कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बैंक में इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ 500 पर मंथ, अब 1 महीना में अगर 500 का इंटरेस्ट लेंगे तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आप जो है लोन को रिपे करने में असक्षम सिद्ध है, मतलब आप जो है लोन तो ले लिए लेकिन किसी कारण बस, ठीक है, आप लोन नहीं दे पा रहे, उस परिस्थिति में जो है इट गेट कंपाउंडेड बाई 120% एनुअली और ईयरली। आप लोग देखो, एक कह सकते हैं इंटरेस्ट मैथमेटिक्स का चीज़ है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना, ये सब तमाम चीज़ें। तो एक तो होता है कि सिंपल इंटरेस्ट, जो कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते रहता है। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह करते हैं, कि मतलब अगर आप नहीं देते हैं तो इंटरेस्ट भी पूरे के पूरे वह प्रिंसिपल के साथ और अमाउंट के साथ जुड़ते जाता है, और उस इंटरेस्ट का फिर इंटरेस्ट लगने लगता है। तो एक प्रकार से कंपाउंडेड हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज वो बन जाता है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में अगर किसी भी कारण बस अगर जो कंज्यूमर रहता है, जो बोरोवर रहता है, वो कर्ज को अदा नहीं कर पाता है, उस परिस्थिति में उस पर चक्रवृद्धि ब्याज थोप दिया जाता है इन फिनटेक कंपनियों के द्वारा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य ही यही होता है कि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट को, ठीक है, थ्रू एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से हम एक्सट्रैक्ट कर सके कंज्यूमर से और बोरोवर से। एक प्रकार का यह सबसे बड़ा इशूज है। और आरबीआई देखो, ऐसा आरबीआई कह सकते हैं एक गवर्नर का एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या फिर एक प्रकार से अपने आप में सरकार है, ठीक है, जो कि जिसका यह दायित्व है कि भारत के जितने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसे रेगुलेट करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। इज दैट क्लियर? तो आरबीआई देखती है या फिर सरकारें देखती है कि भारत सरकार में या भारत के पूरे टेरिटरी के अंदर क्या क्या चल रहा है, और कह सकते हैं उस आधार पर जो है नीतियों को बनाती है। अब बताइए, कोई ऐसी कंपनी आ जाए जो भारत के जितने भी कह सकते हैं कि एक बैंक इस्टेब्लिश कर दे और कह दे कि कंज्यूमर से आप पैसा दो, हम आपको लेंडिंग करेंगे, कर्ज देंगे, और उसका कर्ज की जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा, तो लोग जो है अधिक से अधिक कर्ज में फंसते जाएंगे, उनका पैसा, उनका कह सकते हैं अधिक धन जो है उस कंपनी के द्वारा लिया जाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि आरबीआई से रेगुलेट करती है कि नहीं, आपको इस जो है दर पे कर्ज देना है, इस दर पर आप जो है लोन लेना है। तो इन तमाम चीज़ों, एक रेपो रेट वगैरह जो होता है, आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो इन तमाम चीज़ों के माध्यम से आरबीआई तमाम जो है बैंकिंग लेंडिंग्स वगैरह पे जो है एक प्रकार से रेगुलेट करने का प्रयास करती है। कोई भी मनमाने तरीके से ही नहीं कि जितना मन आया उतना आप रेट लगा लिए। तो एक चीज़ है, यही मेन इशूज़ है कि कंज्यूमर जो होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, छोटे छोटे लेबरर्स होते हैं, और ठीक है, उनको किसी चीज़ों के लिए, किसी के लिए भी मतलब 5,000 या 10,000 का जो लोन लेते हैं, और अगर इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे वसूला जाएगा तो एक प्रकार से ये मनमाना रवैया हो गया। तो लोन मार्क्स्ड बाय नाउ एंड पे लेटर, एक और फॉर्मूला अपनाया जाता है जो अभी डिजिटल लेंडिंग भी के अंतर्गत ही आता है, वह है
बाय नाउ एंड पे लेटर, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, उसे अभी खरीदिए लेकिन आप इसे पे बाद में कीजिएगा, मतलब 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में। और उस इंस्टॉलमेंट में लोग पूरे के पूरे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते नहीं हैं, और उसके अंतर्गत बहुत सारी जो देखो आप टर्म एंड कंडीशन भी जो लिखा रहता है ना, वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है और 1-2 पेज का नहीं रहता, 8-10 पेज का रहता है। अब उस टर्म एंड कंडीशन को कोई भी व्यक्ति जनरली पढ़ता नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म एंड कंडीशन लगा दिए जाते हैं कि जब आप उसे रिपे करेंगे तो आपको ये चीज़ जो है, अदर जो चार्जेज है उसको भी जोड़कर उसमें देना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो आपकी कह सकते हैं कि जब आप रिपेमेंट करने जाएंगे तो उसका अमाउंट जो है लार्ज हो जाता है। मान लो कि 1 महीना में आप 10,000 के बदले आप 11,000 ले रहे हैं, तो पूरे के पूरे मतलब कितनी प्रतिशत का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। तो टारगेट यंग, इसका जो टारगेट होता है वो यंग होता है, न्यू टू क्रेडिट, वैसे लोग जो अभी क्रेडिट या बैंकिंग प्रणाली को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, वैसे नए लोग को जो है यह टारगेट करने का प्रयास करता है। ये जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं उसे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि टारगेट करता है, क्योंकि उसे अपने ट्रैप में, अपने जाल में आसानी से फंसा सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आरबीआई का जो वर्किंग ग्रुप है वो डिजिटल लैंडिंग पे, डिजिटल लैंडिंग ऑनलाइन एंड मोबाइल ऐप के जरिए जो है, जो भी मोबाइल ऐप के जरिए या डिजिटल लैंडिंग चाहे पीसी वगैरह के माध्यम से जो भी जो है इस प्रणाली में अभी या फिनटेक वगैरह जो कंपनियां हैं, ठीक है, या फिर वैसी कंपनी जो इस फॉर्मूला पे काम करती है, बाय नाउ पे लेटर, इन तमाम चीज़ों के भी जो है अब एक प्रकार से वर्किंग ग्रुप के आधार पर जो आपने जो रिकमेंडेशन दिया है और वो कहती है कि सरकार इस पर जो है अपना रूल बनाए, तो वही है रिकमेंडेशन जैसा सेपरेट लेजिस्लेशन, इससे संबंधित मतलब डिजिटल लैंडिंग से संबंधित एक सेपरेट लेजिस्लेशन आए, मतलब पूरे के पूरे अलग कानून आए जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटली लैंडिंग को ही डील करे। आगे सेटअप नोडल एजेंसी, एक नोडल एजेंसी सेटअप करने की बात कर रही है मतलब आरबीआई, ताकि वह पूरी के पूरी इन तमाम गतिविधियों और इनके एक्टिविटीज पर निगरानी रख सके। आगे है सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म। देखो हम लोगों ने आईटी रूल्स में भी जाना, आईटी रूल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोगों ने जाना था किस प्रकार से एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है जिसमें कि पूरी की पूरी जो है कंपनी अपने आप से सेल्फ रेगुलेट करती है या फिर कोई ऐसे इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करती है जो कि इंटरनल मैकेनिज्म को जो है एक प्रकार से जो है अपने द्वारा रेगुलेट करने का प्रयास करती है। पूरी की पूरी जैसे जितनी डिजिटल लैंडिंग कंपनियां हैं वो सब एक मतलब मिनी जो है कह सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेटिंग एजेंसी को वो कह सकते हैं कि बना सकती है, जो कि होने वाले जितने भी एक्टिविटीज हैं उस पर वो मॉनिटरिंग कर सके। आगे है बेस लाइन स्टैंडर्ड, और साथ साथ आरबीआई कहती है, आरबीआई का रिकमेंडेशन है कि आप एक बेस लाइन स्टैंडर्ड बनाइए। जैसे देखिए जो भी अभी वर्तमान में जो बैंक हैं, चाहे नेशनल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या फिर एनबीएफसीज हैं या फिर जो भी बड़े मतलब छोटे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई के अंतर्गत और उसके निगरानी के अंतर्गत आता है, तो सब कोई बैंक नहीं बन सकता, सब कोई बैंक नहीं खोल सकता। आरबीआई देखती है कि बैंक खोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। कोई भी अगर व्यक्ति बैंक को खोलना चाहता है तो कितने मिनिमम कह सकते हैं कि अमाउंट उसके पास होने चाहिए, कितना क्रेडिट होनी चाहिए, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें होती है ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिटेशंस होनी चाहिए, और जो भी क्राइटेरिया है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? तो उसी प्रकार कुछ बेस लाइन स्टैंडर्ड भी होना चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सके डिजिटल लैंडिंग के लिए। और अगर आप डिजिटल लैंडिंग में पहले से हैं तो आपको इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तभी आप डिजिटल लैंडिंग की गतिविधियों में जो है जारी रख सकते हैं। और अगर आप कोई फ्रॉड करते हैं, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, इन दैट केस यू विल बी बिट आउट, आपको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे है डिसबर्समेंट ऑफ द लोन टू बैंक अकाउंट। देखो अब बहुत सारे ऐसे प्रणाली वगैरह है ना, जैसे पेटीएम है, ठीक है, पेटीएम वगैरह चलाते हैं, अमेजॉन पे है, बहुत सारे ऐसे पेमेंट के माध्यम होते हैं, व्हाट्सअप भी देखो आजकल हो गया है। तो आरबीआई कहती है कि कोई भी लोन जो डिजिटल लैंडिंग कंपनी दे रही है वो बैंक अकाउंट के माध्यम से ही लेंड करेगी और फिर उसका रिपेमेंट लेगी। ऐसा नहीं कि आपने लोन दिया तो हम डायरेक्ट पेटीएम को दे दिए, नहीं, या फिर कोई अदर जो जैसे अमेजॉन पे है उसको दे दिए, नहीं। मतलब एक प्रकार से कि ऐसी प्रणाली विकसित हो जो कि बैंक अकाउंट के माध्यम से ही वो उसका जो है ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। आगे है डाटा। डाटा हर जगह डाटा का देखो जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिजिटली कुछ चीज़ें भी संबंधित हैं उनमें डाटा को न्यू ऑयल कहा गया है। आने वाले समय में डाटा को न्यू मतलब कह सकते हैं कि बहुत उपयोग होगा और इसे न्यू ऑयल कहा जा रहा है, ठीक है। तो डाटा जो है
डाटा के बारे में भी डाटा प्राइवेसी लॉ जो है वो भारत में कब आएगी, कब पूरे के पूरे पारित होगी संसद के द्वारा। देखो, डाटा स्टोर लोकली, डाटा को है लोकली स्टोर करेंगे। जितने भी डिजिटल कंपनियां हैं जो भारत से संबंधित है, भारत में क्या सिटीजन को लोन वगैरह देते हैं, उस तभी सभी लोगों को डाटा जो है लोकली इन द सेंस कि उसे भारत में ही स्टोर करेंगे। कोई भी विदेशी कंपनी विदेश में उसे स्टोर नहीं करेगी, उसे भारत में ही स्टोर करेगी। अगर उसका कुछ यूज करना चाहती है, इन डेट केस आपको कंज्यूमर से, आपको बोरोवर से परमिशन लेना होगा। तो ये सब कुछ रिकमेंडेशन है जो कि आरबीआई के वर्किंग कमेटी के द्वारा, वर्किंग ग्रुप के द्वारा या रिकमेंड किया गया है। आगे कॉपी ऑफ लोन गिवन टू द बोरोवर्स। देखो, आरबीआई के वर्किंग ग्रुप कहती है कि जब आप लोन देते हैं तो उसके कॉपी ऑफ लोन, पूरे टर्म एंड कंडीशन वगैरह सब चीज़ लिख के, और कितने महीनों में आपको कितना रिपे करना होगा, ये सब चीज़ लिख के लोन देने के समय आपको एक कॉपी जो है उस जो है व्यक्ति को आपको देना होगा जिसको आपने लोन दिया है, ताकि वो जान सके कि इतने महीने में हमें इतना रिपे करना होगा, इतने परसेंटेज का हमें कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट हमारा इतना होगा। ठीक, इन तमाम चीज़ें जो है आपको उसे एक कह सकते हैं, जैसे बिल होता है ना, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो बिल होता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रकार से वो बिलिंग हो गया। ठीक है, आगे है रिड्रेशल मैकेनिज्म। यह भी देखो आईटी एक्ट में था, हम लोगों ने पढ़ा था। रिड्रेशल मैकेनिज्म कहने का मतलब है कि एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए ताकि अगर जो कह सकते हैं कि बोरोवर हो, उसके कुछ अगर ग्रीवेंसेस हैं, कुछ शिकायतें हैं, तो ग्रीवेंस रिड्रेशल मैकेनिज्म होना चाहिए। शिकायत निवारण की एक कह सकते हैं कि व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि अगर हमारी कोई शिकायत हो तो हम वहाँ पे जा सके और अपने हम शिकायतों को रख सकें और उसकी एक निवारण की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ रिकमेंडेशन जो है आरबीआई के वर्किंग ग्रुप के द्वारा, ठीक है, आरबीआई की जो वर्किंग ग्रुप है डिजिटल लैंडिंग पे, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन में ये कुछ जो है चीज़ों को उन्होंने सुझाव दिया है। आगे इसके बेनिफिट भी है कि जैसे डिजिटल लैंडिंग वगैरह, सरकार इसे नहीं कह रही कि इसे बैन कर देना, नहीं, सरकार कह रही है बस इसे रेगुलेट करना है। मतलब आरबीआई कहना चाह रही है कि इसे बस मतलब नियंत्रित करना है, नियंत्रित इन द सेंस कि फ्री एंड फेयर हो सके। तो देखो इसके बेनिफिट भी हैं डिजिटल लैंडिंग का कि जो है पोटेंशियल टू मेक एसेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे पुअर वगैरह हैं या फिर जो गरीब लोग होते हैं वो बैंक की प्रणाली और उतने कम्बरसम प्रोसेस में जूझना नहीं चाहते और बैंक 10-5 हज़ार का लोन उतना देती भी नहीं है। ठीक है, तो अगर जो छोटे छोटे लोन मिल रहे हैं अगर वो आसानी से मिल जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये अच्छा है। फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी लोगों की बढ़ाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रणाली है। ठीक है, आगे है इफिशियंट एंड इंक्लूसिव। ये इफिशियंट भी है, मतलब आसानी से मिलता है, ठीक है, और इंक्लूसिव भी है, सभी को मिल सकता है। आगे है फिनटेक इनोवेट, एक प्रकार का फिनटेक इनोवेशन होता है भारत में, जिसमें कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से बड़े बड़े स्टार्टअप जो है फिनटेक कंपनियां खोल सकती हैं, अच्छी चीज़ है। क्विक एंड हैसल फ्री लोन, और बहुत जल्दी ही इसमें लोन मिलता है, और हैसल फ्री मतलब एक प्रकार से भीड़ भाड़ लाइन में लगना, ये वो तमाम चीज़ों से हम बचते हैं। ठीक है, इन तमाम जो है इसके बेनिफिट हैं, इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, लेकिन इशूज़ भी है कुछ, हम लोग इशूज़ कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वो है एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद हिडन चार्जर। देखो जो टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है ना उसमें कई सारे हिडन चार्जेस रहते हैं, और जब आप रिपे करने जाते हैं तो वो हिडन चार्जेस को जोड़ जोड़ के जो अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में जो है, और एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत अधिक रहता है, हिडन चार्जेस हो गया। हाई हैंडेड रिकवरी मेथड्स है, और जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे रिकवर करने के लिए वो अभी हाई हैंडेड है। ठीक है, और मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट, कई बार जो है डिजिटली हम एग्रीमेंट को कह सकते हैं ना कि मिसयूज करने का प्रयास करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, वो कंपनियां, वो फिनटेक कंपनियां, वो ऐप। तो ये सारी चीज़ें हैं, आरबीआई जो है रेगुलेट किस प्रकार से करे वो अपनी नीति बनाएगी। सरकार को यह सलाह दी है अपने रिकमेंडेशन के माध्यम से। अब देखो सरकार इस पर कब नीति बनाती है, कब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन आरबीआई का एक मेजर रिकमेंडेशन था, इसके बारे में जानना हम लोगों ने उचित समझा, क्योंकि बहुत सारे जो है ना यूपीएससी या फिर कोई अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर में जो आरबीआई के रिकमेंडेशन या वर्किंग ग्रुप की जो रिकमेंडेशन होती है या कहीं भी कोई कमेटी वगैरह बैठती है तो उसके रिकमेंडेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और आने वाले समय में क्योंकि डिजिटल लैंडिंग जो है 12 फोल्ड जो है इसका ग्रोथ हो रहा है, तो आने वाले समय में मे भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब संभावनाएं हैं। इज दैट क्लियर? सो अब हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट
Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.